नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त के अहम हेडलाइंस। सीएम योगी आज युवक और महिला मंगल दलों की सामग्री करेंगे वितरण। लखनऊ में गोमती नगर के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होगा कार्यक्रम। अयोध्या में दीपावली पर राम मंदिर में जलेंगे देसी घी के खास दीपक। परिसर में 1.25 लाख दीपक जलाए जाएंगे। 25 नवंबर से परकोटे के मंदिरों का दर्शन। बिहार में तेजस्वी और यूपी में बनेगी सपा की सरकार। शिवपाल यादव ने कहा, बीजेपी के इशारे पर चल रही मायावती। आज पुलिसकर्मियों, आपको बता दें, 8 पुलिसकर्मियों के सुरक्षा घेरे में रहेंगे सपा नेता आजम खान। जेल जाने पर वापस ले ली गई थी सुरक्षा। यूपी में प्रीपेड बिजली कनेक्शन 3 गुना महंगा। पावर कॉर्पोरेशन ने पोर्टल पर बढ़ाई कीमतें। 1990 रुपए का कनेक्शन 6414 का हुआ। यूपी के 750 बसों में 240 बसें खराब। सिर्फ 510 बसों का हो रहा है संचालन। दिवाली छठ में होगी दिक्कतें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राजधानी लखनऊ से अहम खबर है, जहां सीएम योगी आज का अहम कार्यक्रम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज का अहम कार्यक्रम। सीएम योगी करेंगे सामग्री का वितरण। युवक और महिला मंगल दलों की सामग्री करेंगे वितरण। गोमती नगर के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में यह कार्यक्रम आयोजित होगा। दोपहर 3:30 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होगा कार्यक्रम। राष्ट्रीय युवा उत्सव व यूथ पार्लियामेंट के विजेताओं का होगा सम्मान। सांसद विधायक खेल स्पर्धा का शुभारंभ करेंगे। क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र भी देंगे सीएम। सीएम के साथ खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव भी रहेंगे मौजूद। क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र देंगे सीएम। सीएम के साथ आपको बता दें, खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव भी रहेंगे मौजूद। सीएम योगी आज करेंगे सामग्री का वितरण। युवक और महिला मंगल दलों की सामग्री करेंगे सीएम वितरण। लखनऊ से खबर, सीएम योगी का आज का अहम कार्यक्रम। सीएम योगी आज करेंगे सामग्री का वितरण। युवक और महिला मंगल दलों की सामग्री वितरण करेंगे मुख्यमंत्री। गोमती नगर के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होगा कार्यक्रम। तो आज दोपहर 3:30 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होगा कार्यक्रम। यह अहम खबर आपको राजधानी लखनऊ से दिखा रहे हैं। सांसद विधायक खेल स्पर्धा का करेंगे शुभारंभ। क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र भी देंगे सीएम। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अमरोहा से अहम खबर है, जहां जनपद ब्लॉक मंडी धनोरा में पुलिस की कार्यशैली से नाराज भारतीय किसान यूनियन टिकैत के कार्यकर्ताओं ने थाने पर धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद नगर के गोलघर के सामने स्टेट हाईवे पर जाम कर दिया है। आपको बता दें, किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि धनौरा पुलिस ने थाना क्षेत्र के गांव पहाड़पुर इनायत निवासी जितेंद्र पुत्र राम सोमपाल व पटेल पुत्र समरपाल को गलत तरीके से जेल भेजा है, जिससे नाराज किसानों व युवकों के परिजनों ने गोलघर के सामने स्टेट हाईवे जाम कर दिया है। आपको बता दें, इस दौरान जमकर नारेबाजी करने लगे युवक और इसी वजह से सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। जाम की सूचना पाकर थाना प्रभारी बालेंद्र कुमार मैफोर्स मौके पर पहुंचे और जाम लगा रहे किसानों को समझाने का प्रयास किया। इन्होंने पूरे मुझसे ये सब
गए थे। अब जब इन्हें पता थी पुलिस प्रशासन भी निर्दोष है, तो आज कहाँ से दोष सिद्ध हो गया कि 2 दिन बाद इन्हें उठाकर 307 के अब बढ़ेंगे अगली खबर की और खबर चित्रकूट से है, जहां समाजवादी पार्टी द्वारा आयोजित करबी विधानसभा बूथ स्तरीय बैठक पीडीए पंचायत और आगामी स्नातक एमएलसी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पीडीए संवाद कार्यक्रम शहर के कृष्ण कुंज उत्सव भवन में आयोजित हुआ है, जिसमें समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलसी उदयवीर सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने मंच से कार्यकर्ताओं में एमएलसी चुनाव से लेकर आगामी विधानसभा चुनाव के लिए हुंकार भरी। उन्होंने मंच से भाजपा और बसपा पर जमकर हमला बोला। वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए बसपा की विशाल रैली पर बोलते हुए कहा कि सपा एबी पार्टी पर विश्वास नहीं करती है। समाजवादी पार्टी ने पहले से ही तय किया था हमको पीड़ित, शोषित, वंचित वर्ग को इकट्ठा करना है। हमने तमाम दलों से गठबंधन किए, बहुजन समाज पार्टी से भी अपनी कटुता छोड़ दी, तमाम छोटे दलों को इकट्ठा किया और जल्द से दोस्ती की है उसके साथ पूरी ईमानदारी से, जिससे दोस्ती की है उस पूरी ईमानदारी से की है और ईमानदारी से दोस्ती निभाई भी है। आज इस करबी विधानसभा की बूथ स्तरीय बैठक थी, पीडीए पंचायत थी और स्नातक विधानसभा चुनाव में, जिसमें हमारे भाई मान सिंह यादव जी एमएलसी मौजूदा चुनाव में भी प्रत्याशी हैं, उनके चुनावी तैयारी, वोट बंटवाने की प्रक्रिया, उसके लिए हम लोग आए थे। लेकिन सौभाग्य से आज लोहिया जी का पुण्यतिथि का दिवस था, तो उनको भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए और उनको याद किया गया और संघर्ष करने का जो रास्ता लोहिया जी ने दिखाया है, उसी को आगे बढ़ाते हुए मान सिंह यादव जी के चुनाव को युद्ध स्तर पर तैयारी करके लड़ने का इंतजाम किया गया। देखिए, एमएलसी के चुनाव के बारे में मैं बता दूं कि यह चुनाव मुद्दों के आधार पर लड़ा जाएगा और जो आपका शिक्षा मित्र है आए दिन आत्महत्या कर रहा है, जो टेट का प्रकरण है जिससे जूनियर और प्राथमिक के शिक्षक आत्महत्या कर रहे हैं, जो आरटी एक्ट के पैरा 23 पार्ट 2 में 2017 में केंद्र सरकार ने संशोधन किया और सुप्रीम कोर्ट के कंधे में बंदूक रख के चलाया, आज वो टीचर बेचारे आत्महत्या करने के लिए मजबूर। यह चुनाव लड़ा जाएगा पुरानी पेंशन के मुद्दों पर। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। यह चुनाव लड़ा जाएगा जो हमारे वित्त विहीन शिक्षक, जिनकी सेवा पुस्तिका नहीं तैयार है, जिनका कोई मानदेय निर्गत नहीं हो रहा है। समाजवादी पार्टी की सरकार ने 200 करोड़ रुपए का मानदेय निर्गत किया था। आज बूथ स्तरीय पीडीए कार्यकर्ता सम्मेलन था विधानसभा 236 का, और मुझे खुशी है कि लगभग 95% बूथ और सेक्टर के कार्यकर्ता इसमें सम्मिलित हुए, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व एमएलसी आदरणीय श्री उदयवीर सिंह जी, स्नातक एमएलसी मान सिंह यादव जी और दद्दू प्रसाद जी मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष ने की, जिसमें पूर्व जिलाध्यक्ष हमारे आदरणीय भैयालाल यादव जी, अनुज यादव जी, कुशवाहा जी, गौरी शंकर भाई जी जैसे सभी लोग सम्मिलित हुए और पूरा फोकस स्नातक चुनाव पर है। हम सब लोग मेहनत करके कोशिश है कि 25 के पहले ज़्यादा से ज़्यादा फार्म एमएलसी स्नातक बनाकर, जिस प्रकार से मान सिंह जी ने पिछले साल इतिहास बनाने का काम किया, हम सब लोग मिलकर, पूरी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता मिलकर इस चुनाव में भी, स्नातक चुनाव में भी समाजवादी पार्टी को आदरणीय मान सिंह यादव जी को जिताने का काम करेंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सोनभद्र पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा के तहत 24 घंटे के भीतर 2 थाना क्षेत्रों में बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, कोन थाना क्षेत्र में मुठभेड़ के बाद 5 तस्कर पकड़े गए, जिनमें एक रफीक नामक आरोपी गोली लगने से घायल हुआ है और मौके से 22 गौवंश, एक तमंचा, कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद की गई है। आपको बता दें, पन्नूगंज थाना क्षेत्र में 25,000 का इनामी संजय राम उर्फ संजय दीवाना मुठभेड़ में घायल होकर गिरफ्तार हुआ। उसके पास से 315 बोर का तमंचा, कारतूस और नकदी बरामद हुई है। पुलिस ने बताया कि दोनों मुठभेड़ें अंतर्राज्यीय पशु तस्करी गिरोह के खिलाफ बड़ी सफलता है और ऑपरेशन लंगड़ा आगे भी जारी रहेगा। पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई कि कुछ शातिर अपराधी गोवंश को लाद करके पिकअप से उनका वध करने के लिए
बिहार लेकर के जा रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने उनको धरपकड़ के लिए गाड़ाबंदी की। जब अभियुक्तों को लगा कि पुलिस ने पकड़ लेगी तो पुलिस को रौंदने और कुचलने का उनके द्वारा प्रयास किया गया। इस प्रयास में उनकी गाड़ी पलट गई, जिसमें से अभियुक्त निकल के फरार हो गए। मौके से गाड़ाबंदी करते हुए 2 अभियुक्तों को पकड़ लिया गया, जिनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक रूप से मुकदमा लिखा गया। तीसरा अभियुक्त संजय उर्फ दीवाना, जो कि थाना रायपुर का रहने वाला है, फरार हो गया। पुलिस के द्वारा उसकी तलाश में दबिश दी गई। दबिश के दौरान यह जानकारी हुई कि वह सिलहट के पास पीएसी कैंप के पीछे जंगलों में छिपा हुआ है। आज पुलिस के द्वारा उसकी धरपकड़ के लिए प्रयास किया गया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर संभल से है, जहां स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। चंदौसी तहसील क्षेत्र के नरौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत आने वाले गांव मानकपुर में तैनात एक एएनएम गर्भवती महिलाओं और बच्चों को एक्सपायरी दवा बांटती हुई पकड़ी गई। आपको बता दें, यूनिसेफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर एएनएम को रंगे हाथों पकड़ लिया। जानकारी के अनुसार एएनएम द्वारा विटामिन ए सिरप, जो 9 माह से 5 माह तक के बच्चों को दिया जाता है, उसकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी थी। इसके बावजूद गांव में इसका वितरण किया जा रहा है। यही नहीं, एएनएम ने दवा पर अपने हाथ से नई तारीख भी लिखी थी। मामला सामने आने के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नरौली के प्रभारी डॉक्टर विश्वास अग्रवाल ने कहा कि मॉनिटरिंग टीम द्वारा ये प्रकरण संज्ञान में लाया गया है। एक्सपायर सिरप को सील कर जांच शुरू कर दी गई है और संबंधित एएनएम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अग्रवाल ने बताया कि सिरप पर 2 तारीखें होती हैं, एक कंपनी की एक्सपायरी डेट और दूसरी एएनएम द्वारा सिरप खोलने की तारीख, ताकि उसे 1 महीने के भीतर ही उपयोग में लाया जा सके। जांच पूरी होने के बाद दोषी के खिलाफ कार्रवाई तय है। ये प्रकरण संज्ञान में आया था। हमारी पार्टनर एजेंसी के द्वारा मॉनिटरिंग के दौरान इस प्रकार की एक विटामिन ए की सिरप की वायल पाई गई थी, जिसकी एक्सपायरी तिथि निकली हुई थी। इसके अंदर उस बोतल को तत्काल सीलबंद करके उस पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है और उसमें निश्चित तौर पर उन एएनएम के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लखनऊ से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को श्रेय देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश अब आपको बता दें टूरिज्म टू ट्रांसफॉर्मेशन का मॉडल बन चुका है। सीएम योगी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया कि अयोध्या का दीपोत्सव, काशी की देव दिवाली और ब्रज का रंगोत्सव न सिर्फ सांस्कृतिक विरासत को जीवंत कर रहे हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश की छवि को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिला रहे हैं। उन्होंने बताया कि जहां 2016 में राज्य में 21.5 करोड़ पर्यटक आए थे, वहीं 2024 में ये संख्या 65 करोड़ के आसपास तक पहुंच गई। साथ ही देश के पर्यटन क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 2016 में 13.1% थी, जो 2023 में बढ़कर 18.9% हो गई। सीएम योगी ने इसे सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अमृतकाल बताते हुए कहा कि ये बदलाव विरासत से विश्वास, विश्वास से विकास और अंततः भारत को विश्वगुरु बनाने की दिशा में एक सशक्त कदम है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर जौनपुर से है, जहां रामपुर थाना के वाजिदपुर गांव निवासी युवक का शव मड़ियाऊं कोतवाली क्षेत्र के मतिवर डिग्री कॉलेज सरोना के पीछे स्थित बसुई नदी में मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जिले के रामपुर थाना क्षेत्र के वाजिदपुर गाँव निवासी विशाल गौतम, उम्र 20 वर्ष, पुत्र भगेलू गौतम शनिवार की शाम को अपने 3 मित्र टमाटर अजीत एवं राकेश गौतम के साथ, आपको बता दें राकेश गौतम के पुत्र के कहने पर घर से मेला देखने के लिए रामपुर बाजार गया हुआ था। मृतक का पिता भगेलू रोजी रोटी के सिलसिले में शहर मुंबई में एक अपने बड़े बेटे के साथ रहता है। घटना की सूचना पाने के बाद वह मुंबई से वापस आ रहा है। घटना के विषय में चर्चा की गई है कि पुरानी दुश्मनी को लेकर तीनों युवकों ने विशाल को बहला फुसलाकर मेला देखने के बहाने लाए और ले जाकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लखनऊ से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक जल जीवन मिशन हर घर नल योजना की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की है। इस बैठक में नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, जल निगम और विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। मुख्यमंत्री ने विंध्य एवं बुंदेलखंड क्षेत्र के हर घर में शुद्ध जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 15 दिसंबर 2025 तक नल कनेक्शन लगाने और थर्ड पार्टी ऑडिट कराने की समय सीमा निर्धारित की है। फेज 2 और फेज 3 की 90% से अधिक परियोजनाएं भी इसी समय तक पूर्ण की जाएंगी, जबकि 75% पूर्ण परियोजनाओं को मार्च 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सीएम योगी ने कहा कि ये योजना केवल जलापूर्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता, जन स्वास्थ्य और महिलाओं की गरिमा से जुड़ी है। उन्होंने कार्य की गुणवत्ता और समय सीमा पर कड़ा नियंत्रण रखने के निर्देश दिए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर सोनभद्र से है, जहां चौपन विकासखंड के जुगेल गांव में बने राजकीय पशु चिकित्सालय में डॉक्टर की कमी की वजह से क्षेत्र के पशुपालकों के सामने सबसे बड़ी समस्या इन दिनों देखने को मिल रही है। स्थानीय लोगों ने जानकारी देते हुए बताया कि यहां पर तो राजकीय पशु चिकित्सालय बना है, लेकिन डॉक्टर सप्ताह में एक ही दिन सेवा देते हैं, जिसका विरोध हम लोगों द्वारा लगातार किया गया। लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर की दिनचर्या में किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं हुआ। लोगों का कहना है कि अगर हम लोगों को अपने पशुओं का उपचार करना होता है तो ओबरा से प्राइवेट चिकित्सक की मदद लेनी होती है। अच्छा, यहाँ पे जैसा कि राजकीय पशु चिकित्सालय बना हुआ है, तो यहाँ पे डॉक्टर आते हैं? डॉक्टर आते हैं, हफ्ते में आते हैं एक बार, कोई टाइम टेबल नहीं है। कोई टाइम टेबल नहीं है। अगर लोगों को मान लीजिए पशु अगर बीमार हैं, लोगों को अगर पशुओं को दवा कराना है तो कैसे फिर हो पाता है? वैसे ही मोड़ जाते हैं, कहाँ पे सही होते हैं। यही बोलेंगे जी इतना पैसा देंगे तो हम लोग आएंगे, आखिर नहीं दवा होगा। अच्छा, हाँ आते हैं। डेली आते हैं? नहीं, डेली नहीं आते हैं, हफ्ते में एक बार आते हैं। हफ्ते में? अगर पशुओं को इलाज कराना होता है तो कैसे आप लोग इलाज कराते हैं? इलाज कराते हैं, जो मतलब ज़्यादा परेशानी हो जाते हैं तो मैंने लोग फोन लगाते हैं तो आते हैं। मेरा जहाँ तक जानकारी है, मैंने जब बीच में जाता हूँ तो मैं अस्पतालों की चेकिंग भी करता हूँ। डॉक्टर मुझे बराबर मिले हैं, डॉक्टर चिकित्सा अधिकारी यहाँ पास रहते हैं, शहर में ही रहते हैं, अप डाउन करते हैं, जरूर वहाँ सुविधा नहीं होगी, लेकिन डॉक्टर द्वारा तो वहाँ जाया जाता है। हो सकता है टीकाकरण करने, कोई टीम में सर्वे करने, फील्ड में भी जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ स्टाफ की कमी है। सरकार भले ही आदिवासी क्षेत्रों में कितना भी स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने में लगी हुई है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और बयां करती हुई नजर आ जाती है। मैं इस समय मौजूद हूं जनपद सोनभद्र के अति आदिवासी क्षेत्र यानी ग्राम पंचायत जुगेल, जो 54 विकास खंड में पड़ता है। आज हमने यहाँ पे यानी के न्यूज़ टीम ने आज स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्थाओं की जमीनी हकीकत टटोलने का प्रयास किया। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि ये राजकीय पशु चिकित्सालय है, और लेकिन गेट देखें तो गेट पर ताला लगा हुआ है। और यहाँ की जनता से जब बात किया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि एक सप्ताह में डॉक्टर एक दिन आते हैं और पशु दवा के अभाव में दम तोड़ भी देते हैं। तो जरा गौर करें कि अगर ऐसी ही लापरवाहियां रही तो पशुओं के सामने सबसे बड़ा पशुपालकों के सामने संकट इस क्षेत्र में देखने को मिल रहा है, जिसका निजात संबंधित अधिकारियों द्वारा पशुपालकों को नहीं दिलाया जा रहा है। आलोकपति तिवारी, के न्यूज़, सोनभद्र। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर एटा से है, जहां श्याम बिहारी कॉलेज आगरा रोड में आयोजित 49वीं राज्य स्तरीय कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का समापन भव्यता के साथ हुआ। इस 2 दिवसीय का आयोजन में प्रदेश भर से आई टीमों ने हिस्सा लिया है। फाइनल मुकाबले में मुजफ्फरनगर ने कौशाम्बी को 28-17 के अंतर से हराकर चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है, जबकि कौशाम्बी उपविजेता रही है। चैंपियनशिप का शुभारंभ जोन प्रभारी पद्मवीर सिंह के मुख्य आतिथ्य में हुआ है। प्रतियोगिता के पहले दिन विभिन्न जिलों की टीमों ने भाग लिया, और जिसमें सेमीफाइनल में कौशाम्बी ने बिजौर और मुजफ्फरनगर ने अलीगढ़ को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। फाइनल में मुजफ्फरनगर ने पहले राउंड से ही आक्रामक खेल दिखाया और 10 अंकों की बढ़त बनाई। अंततः मुजफ्फरनगर ने 28 अंक, जबकि कौशाम्बी की टीम 17
अंक ही बना सकी। जिला कबड्डी एसोसिएशन के अध्यक्ष वजीर सिंह ने विजेता टीम को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। वहीं उप विजेता कौसाम्बी को सिल्वर ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर पीलीभीत बीसलपुर थाना क्षेत्र से है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 अंतर जनपदीय अपराधी दबोचे गए। दोनों बदायूं जिले के निवासी हैं और बिलसंडा थाना क्षेत्र में हुई लूट की वारदात में वांछित थे। पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव के निर्देशन पर चल रहे अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई है। थाना प्रभारी संजीव कुमार शुक्ला एसओजी टीम के साथ संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान बिलसंडा से एक ग्रे रंग की बिना नंबर प्लेट वाली सेंट्रो कार आती नजर आई। पुलिस को देखते ही कार सवार युवकों ने वाहन घुमाकर तेजी से भागने की कोशिश की। पुलिस ने पीछा किया और कटना नदी के पास मजार वाले मार्ग पर उन्हें रोकने का प्रयास किया। बदमाशों ने पुलिस पर जानलेवा फायरिंग की, जिसके बाद जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षा में गोलियां चलाई, जिसमें दोनों आरोपी घायल हो गए और पकड़े गए। गिरफ्त में आए बदमाशों की पहचान अशरफ पुत्र अकबर और असलम पुत्र लाल खान निवासी कस्बा सखानू थाना अलापुर जनपद बदायूं के रूप में हुई है। घायल होने पर उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस ने उनके कब्जे से 315 बोर तमंचे, 3 जिंदा कारतूस, 2 खोखे, 6000 रुपए की नकदी और बिना नंबर प्लेट की सेंट्रो कार बरामद की है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि दोनों एक सक्रिय अंतर जनपदीय गिरोह के सदस्य हैं और इनके अन्य साथियों की तलाश जारी है। थाना बीसलपुर में जब पुलिस की टीम द्वारा चेकिंग की जा रही थी तो उसी दौरान एक सेंट्रो गाड़ी, जिसको पुलिस द्वारा रोकने के लिए बताया गया, वापस मुड़ के जब भागने लगी तो उसका पीछा करने पे एक आगे जगह जाके जब पुलिस ने उसको रोकने का प्रयास किया गया तो उनके द्वारा पुलिस की टीम पर फायरिंग की गई। जवाबी आत्मरक्षार्थ फायरिंग में 2 अभियुक्त घायल हुए, जिनकी पहचान हुई अशरफ और असलम। दोनों ही अंतर जनपदीय अपराधी हैं, जिसमें एक के ऊपर 16 और दूसरे के ऊपर 11 मुकदमे हैं, जिसमें लूट, छिनैती, 307 आईपीसी, आर्म्स एक्ट और इसके साथ साथ अन्य संगीन धाराओं में भी मुकदमे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कानपुर से है, जहां कर्नलगंज थाना क्षेत्र के लकड़ मंडी तिकोनिया पार्क के पास रविवार देर शाम एक हौजरी के गोदाम में भीषण आग की घटना सामने आई। बताया जा रहा है कि यह गोदाम गम्मू खां के हाथे में स्थित 3री मंजिल पर मजहर नामक व्यक्ति का है। सूचना मिलते ही कर्नलगंज थाना पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे और लाटूस रोड और कर्नलगंज फायर ब्रिगेड के अधिकारी कैलाश चंद्र और प्रदीप शर्मा और उनकी टीम को सूचना दी गई। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। किसी प्रकार की जनहानि फिलहाल नहीं हुई है। सभी लोग सुरक्षित हैं। आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने का कारण बताया जा रहा है। थाना कर्नलगंज क्षेत्र में छोटे मियाँ हाथा क्षेत्र है ये, तिकोनिया पार्क, वहाँ पर एक कपड़े गोदाम था, जिसमें किन्हीं कारणों से आग लग गई है। समय रहते इसमें जो आग लगी थी उस पर काबू पा लिया गया है। फिलहाल स्थिति सामान्य है, कोई जनहानि नहीं हुई है और आग पे पूर्ण काबू पा लिया गया है। क्या गाड़ियाँ हैं फायर ब्रिगेड की लगभग और कितना समय लगा? लगभग 3 गाड़ियाँ यहाँ पे आई थी और 20 मिनट का समय लगा है और आग काबू पा लिया गया है। दिलदार खान की बिल्डिंग है तिकोनिया पार्क के पास, उसमें गोदाम में आग लगी है। सूचना को तत्काल अमल में लाते हुए तत्काल एक गाड़ी जो है कर्नलगंज से भेजी गई और उसकी सहायता के लिए फायर स्टेशन लाटूस 2 गाड़ी लेकर के प्रस्थान किया। घटना स्थल पर पहुंचकर देखा गया कि आग जो है बिल्डिंग के 2nd फ्लोर की छत पर जो लकड़ी का गोदाम, कपड़ा गोदाम इत्यादि आग रहा, जिसको जो है अल्प समय में ही 3 गाड़ियों का इस्तेमाल करते हुए आग को पूर्ण रूप से बुझा लिया गया। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।